केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन एंड Zn2+ आयन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नर्स इक्वेशन की चर्चा किए थे, नर्स इक्वेशन को देखे थे, लेकिन अब उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन लगा हुआ था। अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग नर्स कंडीशन यूज किए थे और उसमें अलग अलग जो कंसंट्रेशन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे भी आते हैं कि अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड यानी 1m से अलग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हो कुछ, तो क्या करेंगे। तो वैसे केसेज में जैसे डेनियल सेल का आप जानते हैं कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना हुआ सेल होता है, तो इसमें जब हम डेनियल सेल में देखते हैं कैथोड के लिए, तो कैथोड में कॉपर का होता है, एनोड में आपका Zn वाला होता है। तो कैथोड के लिए हम देखते हैं ई सेल कितना होता है, ई इलेक्ट्रोड कितना होता है। तो ई फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड तो कितना होगा, तो ई स्टैंडर्ड जो आपका ऑलरेडी फार्मूला मालूम है, तो ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर 2+ आयन कॉपर माइनस RT/2F। चूँकि कॉपर में 2 आयन है तो N का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ NF होता था तो N के जगह पर 2 हो गया, और Ln 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। अब इसी तरीके से अगर एनोड की बात करते हैं तो एनोड आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है E Zn2+ Zn। तो E स्टैंडर्ड Zn2+ Zn माइनस RT/2F, चूँकि इसमें भी N के जगह पर 2 है, तो 2F इंटू Ln 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन। अब हम लोग इस सेल का डेनियल सेल का निकालना चाहते हैं, तो क्या आता है फार्मूला कि E राइट माइनस E लेफ्ट। तो राइट में हमारा कॉपर होता है, तो अब यहाँ पर हम लिख दिए कि E सेल इक्वल्स टू E कॉपर आयन का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन, तो जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को फार्मूला में मालूम है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, और माइनस जब इसका करेंगे तो देखिए इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो उसका साइन हमने प्लस चेंज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए लाइक टर्म को एक साथ लाते हैं, तो लाइक टर्म को एक साथ जब लाएंगे तो ये स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड का और ये स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड का एक जगह कर लिए, तो ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर आयन माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक आयन, और माइनस RT/2F दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया माइनस RT/2F। तो क्या हो जाएगा कि Ln 1 कॉपर 2+ का आयन माइनस Ln 1 जिंक 2+ का आयन। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस पार्ट को हम लोग E सेल स्टैंडर्ड लिखते हैं, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये माइनस RT/2F हो गया, और Ln अगर इसको m मान लिया जाए, इसको n मान लिया जाए, तो क्या होता है Ln m माइनस Ln n इक्वल्स टू Ln m डिवाइडेड बाई n। और तो इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे, डिवाइड होगा तो ये उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Zn ऊपर चला जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा। तो रिजल्ट हमको मिला कि E स्टैंडर्ड सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT/2F Ln मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। अब आप जानते हैं कि Ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Ln को हम लोग लॉग में भी कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.303 इंटू RT/2F लॉग Zn2+ बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। ये हो गया E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस। अब इसका वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का वैल्यू होता है, कैलकुलेशन से हमको प्राप्त है कि 0.059, तो इसको याद रखेंगे, तो 0.059/2 इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। तो हमको ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट, तीन रिजल्ट मिले।
तो जो गिवन कंडीशन होगा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाते समय उसके अनुसार हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके बना लेंगे। ज़्यादा आपको ये और ये यूजफुल हैं। अगर आपको टी भी दिया होगा तो इसके आधार पर चलेंगे, अगर ये टी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इसके आधार पर चलेंगे। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट सबसे ज़्यादा ये मिलेगा, कभी कभी ये भी मिल सकता है, और ये बहुत कम केस में आपको मिलेगा एलएन के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एलएन को ही लॉग में और फिर उसका फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि Zn2+ ऊपर है और Cu2+ आयन का मोलर कंसंट्रेशन नीचे है। तो इस रिजल्ट से हमको क्या पता चलता है कि अगर Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा जाए तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, और या फिर ये कॉपर आयन का अगर मोलर कंसंट्रेशन कम रखा जाए तो फिर आपको सेल पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा। यानी ऊपर वाला मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाइए या नीचे वाले को घटाइए तो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल डेनियल सेल ज़्यादा मिलेगा। और अगर ऊपर वाले को कम कीजिए या फिर नीचे वाले बढ़ाइए तो उस कंडीशन में नहीं। यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए कि ये Zn2+ है, सॉरी यहाँ पर है कि Zn2+ है, ऊपर में है, तो ये बढ़ाने पर और ये घटाने पर इसका वैल्यू बढ़ेगा। और जब इस पार्ट का वैल्यू बढ़ेगा, ई स्टैंडर्ड आप कानून है, तो ई स्टैंडर्ड में से ज़्यादा घटाएंगे तो कम वैल्यू बचेगा। यानी ऊपर वाला वैल्यू जब ज़्यादा हो, नीचे वाला वैल्यू कम हो, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाएगा और इसके कारण आपका सेल पोटेंशियल कम पड़ जाएगा। और अगर ऊपर वाला कम हो, नीचे वाला ज़्यादा हो, या ऊपर वाले को कम करें, नीचे वाले को बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू आपका कम आएगा। और जब ये वैल्यू कम आएगा तो माइनस कम करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी फिक्स क्वांटिटी में से कम नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग ज़्यादा बचेगा, यानी सेल पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा। तो सेल पोटेंशियल के ज़्यादा होने के लिए क्या कंडीशन है कि Cu2 को बढ़ाया जाए या Zn को कम किया जाए। उसी तरीके से सेल पोटेंशियल को कम करने के लिए Zn का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और या फिर Cu का कंसंट्रेशन कम हो। तो इस तरीके से हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल कोई भी सेल इक्वेशन दिया जाए या सेल रिएक्शन दिया जाए किसी भी सेल के लिए, तो उसमें हम लोग ये नस्ट इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नस्ट इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन या जनरलाइजेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमको सेल रिएक्शन दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कि A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B और N इंटू E इलेक्ट्रॉन है, मतलब N इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें सेल रिएक्शन में ओवरऑल। तो C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D हो, इस फॉर्म में अगर कोई जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग नस्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो बस वही E सेल इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस RT बाई NF इंटू LN, और यहाँ पर KC लिख सकते हैं या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट करता है। और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेते हैं तो C टू द पावर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C टू द पावर C इसका कोएफिशिएंट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट का पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B दूसरा रिएक्टेंट का पावर B। तो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग ई सेल लिख सकते हैं, ई सेल स्टैंडर्ड माइनस और LN है तो LN को हटाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, लॉग इतना लिख सकते हैं, या फिर ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस, और इस टर्म का हम लोग आप जानते हैं कि इतना को लेकर के हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 0.059। तो इसके जगह पर हम 0.059 बाई N इंटू लॉग कैपिटल C के मोलर कंसंट्रेशन का पावर C
इंटू कैपिटल डी के मोलर कंसंट्रेशन का पावर डी बाई कैपिटल ए के मोलर कंसंट्रेशन का पावर ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी करके हम लोग किसी भी इक्वेशन का आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा या फिर ये दिया होगा तो इसको निकाल सकते हैं। इनमें जितने भी टर्म्स हैं कोई एक अननोन हो बाकी दिए हो तो इसी इक्वेशन में फिट करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये नस्ट इक्वेशन का ही जनरलाइज फॉर्म हुआ। बेसिक मूल रूप से दोनों सेम ही है, इसमें ज़्यादा आयन हैं तो उनका एक साथ कैसे निकालेंगे। इसके बाद एक गिब्स एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग देखते हैं इसमें, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में क्या जो रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से या सेल पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड is equal to electric potential multiplied by the total charge of possessed। जितना चार्ज है उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो हमारा वर्क डन मिलता है। तो अगर हमको मैक्सिमम वर्क निकालना है तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए चार्ज को रिवर्सिबली प्रोसेस करना पड़ेगा, रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा। तो जब रिवर्सिबली पास करेंगे तो उसका कुछ रिवर्जिबल वर्क होगा। तो वह रिवर्जिबल वर्क कितना होता है, तो द रिवर्जिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज करेगी, जितना अधिक उतना ही आपका रिवर्जिबल वर्क होगा। और इसलिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई सेल है जिस सेल का ईएमएफ आपका ई सेल दिया हुआ है और n इंटू एफ आपका अमाउंट ऑफ चार्ज है जो पास कर रहा है। एफ चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन का 1 मोल का होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर n उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ईच एटम से तो n इंटू एफ करना पड़ेगा टोटल चार्ज के लिए। तो टोटल चार्ज हमारा n इंटू एफ मान लेते हैं और सेल का ईएमएफ ई सेल मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा गिब्स एनर्जी होगा, तो गिब्स एनर्जी कितना होगा, तो डेल्टा आर जी इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और ये कितना के बराबर होगा, तो निगेटिव है, रिवर्स किया जा रहा है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। n इंटू एफ आपका टोटल चार्ज हो गया और ई सेल क्या हो गया, तो उसका सेल पोटेंशियल हो गया। तो सेल पोटेंशियल को टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करके निगेटिव साइन लगा देंगे तो हमारा गिब्स एनर्जी मिल जाएगा। वर्क के लिए गिब्स एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो गिब्स एनर्जी का होना ज़रूरी है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ई सेल का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो अगर ये निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और उस केस में सेल आपका वर्क नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर ई सेल पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ई सेल जब पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में इस पूरे टर्म में हम जब n इंटू एफ इंटू ई सेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू हमारा निगेटिव आएगा, यानी उस कंडीशन में सेल आपका वर्क करेगा। अब वही सेम कंडीशन स्टैंडर्ड में भी हो जाता है। अगर इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, यानी 1m लिया जा रहा है हर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ई सेल जो होगा तो ई सेल किसके बराबर होगा, तो स्टैंडर्ड के बराबर होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा सेल पोटेंशियल, यानी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। और तब आपका गिब्स एनर्जी कितना हो जाएगा, तो जो यहाँ पर ई सेल हम लिख रहे हैं तो ई सेल के जगह पर ई स्टैंडर्ड सेल लिख सकते हैं, चाहे ई नॉट सेल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और इस तरीके से फिर यहाँ भी वही बात कि अगर ये जो वैल्यू ये स्टैंडर्ड ऑफ सेल आता है चाहे नॉट सेल आता है हमारा पॉजिटिव, तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी वहाँ पर सेल आपका वर्क करेगा। और अगर ई नॉट सेल निगेटिव आता है तो निगेटिव इंटू निगेटिव आपका गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और उस केस में सेल वर्क नहीं करेगा।
तो इस तरीके से ई नॉट के निगेटिव और पॉजिटिव होने से आप सेल को डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेल आपका काम करेगा कि नहीं करेगा। एक और बात ध्यान देने वाली है कि इसमें अगर ई नॉट का ई सेल का वैल्यू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निगेटिव है तो जितना ही ज़्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, यानी हाइड्रोजन से उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब आपका ई सेल का वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगा तो। और उसी तरीके से अगर ई सेल का वैल्यू कम निगेटिव होता है तो उस सेल में, या कम निगेटिव मतलब वो पॉजिटिव हो जाए, चूँकि हाइड्रोजन का वहाँ पर 0 होता है, तो जितना ही ज़्यादा निगेटिव होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कम निगेटिव तो कम वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और उसी तरीके से अगर पॉजिटिव में आता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, कि ज़्यादा अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कम पॉजिटिव है तो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन होता है। तो इसके अलावा एक और रिलेशन मिलता है जिसमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू -RT इंटू ln k के बराबर होता है। k यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला के आधार पर आप गिब्स एनर्जी और ये k यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अगर गिब्स एनर्जी मालूम है तो आप k निकाल सकते हैं, k मालूम है तो गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। या फिर इसी को ln को अगर हम लोग जनरल लॉग में 10 लॉग में बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -2.303 RT इंटू लॉग k। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक जो था गिब्स एनर्जी से रिलेटेड, तो ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद नस्ट इक्वेशन का जो हम लोग जनरलाइज फॉर्म देखे थे वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप आसानी से इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, और रिप्ले करके जब 1-2 बार देखेंगे आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप आसानी से बुक से बना सकते हैं, वो चाहे NCERT का प्रॉब्लम हो या प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं बोर्ड के प्रॉब्लम्स उसको हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हमारे जो CBSE बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आए हैं उसमें से कुछ जनरल प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद अगले टॉपिक की बात होगी। तब तक आप वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आने तक उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। अभी हम लोग इस चैनल पर मैथ 12th के लिए और 12th के लिए केमिस्ट्री दोनों CBSE बेस्ड हैं, हम चला रहे हैं सीरीज। इसके बाद हम लोग बीच में कुछ समय के बाद 11th का भी देंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग फिजिक्स के भी मटेरियल्स डालते रहेंगे। तो आइए देखते रहिए चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।